हेलो दोस्तों। यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल हमेशा होता है कि पहला अटेम्प्ट कब लेना चाहिए। साथ साथ पहले अटेम्प्ट को लेने से पहले कितना समय होता है जो कि उसके लिए पर्याप्त होता है पूरी तैयारी के लिए। साथ साथ पूरे सिलेबस को पढ़ने में कितना वक्त लगता है। इसके अलावा किन चीजों से बचना चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जिसको करने से अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बचना चाहिए। साथ साथ नोट्स कैसे बनाएं, ये तमाम सवाल आपके जहन में उठते होंगे। तो आज के इस सेशन में इसी बात को लेकर हम बात करेंगे। विशेष तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि प्रीलिम्स 2027 को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो आज आपके लिए इसमें आपके सारे सवालों के जवाबों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ध्यान रहे कि पढ़ने से भी ज्यादा सही दिशा में बढ़ने का खेल है ये पूरी की पूरी पीसीएस की आपकी तैयारी। तो आपकी दिशा अगर सही होगी तो इन सारे सवालों के जवाब के बाद आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले अटेम्प्ट का सही समय क्या होता है, यही आज का हमारा प्रासंगिक सवाल है। लेकिन उससे पहले एक सवाल और होता है, क्या पहला अटेम्प्ट केवल यूं ही जाकर दे देना चाहिए? बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट को वो मजाक मजाक में दे देते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सोचते हैं कि अभी तो हमारी तैयारी पूरी नहीं है, चलो बैठ के देख लेते हैं अनुभव कैसा रहता है। लेकिन ध्यान रहे, आप सारे लोगों को मैं सचेत करना चाहूंगा कि जो पहला और दूसरा अटेम्प्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस सीरियस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी पहले और दूसरे अटेम्प्ट को गंभीरता से दीजिए। इस सेशन में सबसे प्रमुख बात आपको यही कहने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि अगर आप जनरली इधर बीच अगर 5-6 सालों के टॉपर्स को उठा के देखेंगे, उनकी लिस्ट को देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पुराने अभ्यर्थी नहीं दिखेंगे। टॉप 10 की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट नहीं तो कम से कम सेकंड थर्ड से ज्यादा अटेम्प्ट वाले आपको अभ्यर्थी नहीं दिखेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से सिस्टमैटिक तैयारी करते हैं, सही दिशा में तैयारी करते हैं, तो आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है, जो पहला प्रयास होता है, उसमें पूरी एनर्जी आपको सिस्टमैटिक तरीके से लगानी चाहिए। उससे सफलता की दर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो आपको सेशन के लास्ट तक चलते चलते समझ में आ जाएगा। देखिए, कभी भी जब तैयारी आप शुरू कीजिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है उस बात पर हम बात करेंगे। जब भी हम कोई सपना देखते हैं, अगर आप सपना देख रहे हैं कि आपको पीसीएस में सेलेक्ट होना है, तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोई जादू उसको तब्दील नहीं करेगा। उसके लिए तब्दील क्या करेगा? आपका दृढ़ संकल्प करेगा, आपका बहाया हुआ पसीना करेगा, आपकी कड़ी मेहनत करेगी, आपका अनुशासन करेगा और आपकी फोकस करेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्यों को उपलब्धियों तक पहुंचाने के लिए जो अनुशासन होता है वो एक सेतु की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। तो इस पूरी तैयारी में जो सबसे प्राइमरी शर्त होती है वो आपके डिसिप्लिन की है। आप डिसिप्लिन होके इसके विषय में अगर सोच रहे हैं तो अभी से आपके समय जो समय है, आपके पास जो समय है 2027 में आप प्रीलिम्स की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए कितना यह समय पर्याप्त होगा इस पूरी तैयारी को लेकर। और इस पूरी तैयारी के बीच में इस समय का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, क्या प्रीलिम्स मेंस एक साथ लेकर चलना है, क्या आपको जो बेसिक्स हैं उन पर किन किन चीजों पर ध्यान दे रहा है, तो सब पर बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 3 लक्ष्य जो है एकदम निर्धारित करना है। कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो उसके पास, उस तैयारी को क्लियर करने के लिए आपके पास 12 से लेकर अगर 15 महीने का टाइम है, तो 12 से 15 महीने का समय इस पूरे प्रोसेस को, कंप्लीट तैयारी को करने के लिए पर्याप्त समय होता है। अभी आपके पास अगर आप दिसंबर की तैयारी को लेकर चलें, अगर मतलब नेक्स्ट दिसंबर में हम मान के चले कि 27 में अगर पेपर होगा, तो आपके पास लगभग 15 महीने कंप्लीट हैं। और इस 15 महीने में अगर आप इस प्रीलिम्स में अपीयर भी हो रहे हैं तो आपके पास 1 साल पूरी तरीके से है। तो हम इस प्रीलिम्स को हटा देते हैं, इस प्रीलिम्स को किनारे कर देते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि 27 को टारगेट कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या अभी उनको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी इतना फुल टाइम हम देने वाले हैं अपनी तैयारी को। तो देखिए, यहां पर 3 लक्ष्य आप निर्धारित कर लीजिए। पहला क्या है, सिलेबस को आपको क्या करना है, सिलेबस को आपको 100% कवर करना है। तो पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट है आपका सिलेबस को 100% कवर करना। सबसे पहली शर्त तो यही है कि सिलेबस यानी कि पूरा का पूरा मानचित्र, पूरा का पूरा खाका, जिस बैकग्राउंड पर, जिस धरातल पर आपको वो मैच खेलना है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक, तो सिलेबस सबसे पहले आपके टेबल के सामने होना चाहिए, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। ठीक, दूसरी बात यह है कि सिलेबस की आपको समझ जब हो जाएगी तो आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आप उस सिलेबस की किस पार्ट से संबंधित चीज को पढ़ रहे हैं।
इसलिए सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिलेबस का ज्ञान ही नहीं, सिलेबस को समझना जरूरी है। तो सिलेबस को थोड़ा ठीक ढंग से 2-3 बार देखिए, उसमें क्या क्या है उस पर विचार करिए, उसके पूरे अंगों से आप परिचित हो जाइए। पूरा उसका साकार शरीर जब आप परिचित हो जाएंगे तो सिलेबस के ज्ञान होने के आपको कई फायदे मिलेंगे। अमूमन अभ्यर्थी क्या करते हैं कि कोई कुछ भी बता दिया, कोई भी किताब उठा लिया, पढ़ाई शुरू कर दी, कहने को हो गया कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो फाल्स तैयारी से बचना है। पहला काम क्या करना है, सिलेबस उठाइए, सामने लगाइए, प्रीलिम्स मेंस दोनों का। दूसरा आपको क्या करना है, सिलेबस जब हो गया तो सिलेबस से के बाद दूसरा स्टेप होता है बेसिक, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आप इधर उधर की चीजें चाहे जितनी पढ़ते रहें, आपको लगेगा कि आपको बहुत जानकारी हो गई है, लेकिन उस जानकारी का कोई आधार नहीं होगा, उस जानकारी का कोई सांचा नहीं होगा, तो वो बिखरी हुई जानकारी हो गई। वो आपकी, हम कह सकते हैं कि फ्रेम्ड जानकारी नहीं होगी, एक सांचे में ढली जानकारी नहीं होगी। तो दूसरा काम क्या करना है कि आपको बेसिक्स को पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। उस पर भी बात करेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, 3 लक्ष्य आपको डिसाइड करना था। पहला सिलेबस की समझ, दूसरा बेसिक्स, और तीसरा लक्ष्य आपका था पीवाईक्यूज। कई लोग कहते हैं कि पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद लास्ट में जब अपीयर होना तो पीवाईक्यूज लगाना, लेकिन मेरा आपको सुझाव यही है कि पीवाईक्यूज को लगाने के कई फायदे होते हैं। तो शुरुआत से पीवाईक्यूज को साथ में लेकर चलने का यह फायदा होगा कि आपको शुरू से ही उस लेवल के जो प्रश्न है, जो आपके चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है वो किस तरीके से होती है, फिर उस चैप्टर से किस तरीके से सवाल बनते हैं। भले ही आपको उत्तर तुरंत आप देने में उसके सक्षम ना हो, आंसर आपको तुरंत उसका निकालने में आपको कठिनाई हो रही हो, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। पीवाईक्यूज को साथ रखने से आप टू द पॉइंट बने रहते हैं, सिलेबस के डिजाइन को आप समझते हैं, फिर यह समझ में आता है कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। जिस टॉपिक को आप केवल एक बार रीडिंग करते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं लगता है कि इसमें आउटपुट है क्या, लेकिन जब उसी टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको समझ में आता है, अच्छा इस टॉपिक का रोल इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से ये हमारे सामने आ सकता है। तो ये रोल होता है पीवाईक्यूज का। साथ साथ पीवाईक्यूज क्या करता है कि आपको साइकोलॉजिकली ट्रेंड करता है, आपको प्रश्नों के माध्यम से उस तरीके से तैयार करता है। तो 3 लक्ष्य में सबसे पहला आपको क्या करना है, सिलेबस को 100% समझ लेना है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है, और तीसरा पीवाईक्यूज को आपको साथ साथ लेकर चलना है, ठीक। तो पीवाईक्यूज के पैटर्न को भी समझना है कि किस तरीके से पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। और 3 से 4 बार का रिवीजन, ये एक ऐसा फार्मूला होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि 3 से 4 बार का अगर आप रिवीजन कर लेते हैं और तब आप उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपकी सफलता की दर निश्चित बहुत बेहतर होती है। तो इसमें अब बात करेंगे सबसे पहले हम कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है। शुरुआत से बात करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि फ्रीडम सेल के अंतर्गत आपको 16 अगस्त तक मिल रही है यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी होगी, आपका समय बचेगा, टू द पॉइंट रहेंगे, तो हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए। अगर आप शुरुआत से बिल्कुल मजबूत नींव के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर समझ विकसित करते हुए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रीलिम्स में जिनकी बाधा उत्पन्न होती है, तो उनके लिए हमारा प्रीलिम्स टारगेटेड केवल ये स्पेशल कोर्स है, इससे जुड़ सकते हैं। आरओ के लिए समर्पित हमारा ये कोर्स है, इससे जुड़ सकते हैं। अन्य भी जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर भी आपको 16 अगस्त तक क्या मिल रही है, 50% तक की छूट मिल रही है। तो इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ हम संपूर्ण कवरेज करते हैं पाठ्यक्रम का। और साथ साथ इसके लिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो कॉल कर सकते हैं आप 8750187501। ध्यान रहे 16 अगस्त तक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी सहायता के लिए इन कोर्सेज के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपके जो जो सवाल थे एक एक करके उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला है कि पहला प्रयास कितना महत्वपूर्ण है। पहला प्रयास इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी युद्ध में जीत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, युद्ध भूमि की आपको समझ होनी चाहिए। युद्ध भूमि की समझ कैसे होगी, तो उस युद्ध भूमि के बारे में भौगोलिक, उसकी ऐतिहासिक, उसके सारे पक्षों को आप समझते हैं। और ये समझ आपको इस परीक्षा के माध्यम से, अगर इस परीक्षा के लिए समझ आपको करना है, डेवलप करना है, तो आप सिलेबस के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है,
सिलेबस को आपको देखना है। तो पहला प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि पहला प्रयास अगर सुनियोजित प्रयास होगा, यानी कि पढ़ने से ज्यादा अगर सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो इस खेल को, इस युद्ध को हम जरूर जीतेंगे। तो इसको इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले प्रयास में जो एनर्जी होती है हमारी, जो ऊर्जा होती है, अगर वो ठीक ढंग से इस्तेमाल की जाए तो हो सकता है पहले प्रयास में ही आप केवल उस परीक्षा को पास न करें बल्कि टॉप 10 में अपनी रैंक को भी सुनिश्चित कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत जांची परखी बात है, पहला नहीं तो दूसरा प्रयास पूरी शिद्दत, पूरी ताकत से दीजिए। कभी भी केवल टेस्टिंग के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं भी पीसीएस की परीक्षा में बैठ रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके 4-5 अटेम्प्ट किस तरह से बर्बाद होंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अनुशासन एक आदत होती है, अनुशासन एक चुनाव होता है। जब हमको आदत पड़ जाती है अपने आप को रिलैक्स मोड में डालने का, इस बार नहीं अगली बार सीरियस दूंगा, इस अगली बार कुछ कारण आ जाएगा, फूफा चाचा नानी कहीं शादी पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे इस बार तो ये हुआ लेकिन अगली बार करूंगा, तो वो अगली बार कभी आता नहीं है। इसलिए पहली तैयारी को सबसे बड़ी चीज यह है कि सेल्फ कंट्रोल करिए, अपने जो टारगेट है उस टारगेट के प्रति पूरी तरह से पहले तो सीरियस होइए, समर्पित होइए। बिना समर्पण, बिना सीरियसनेस के सफलता नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई कितना भी दावा कर दे कि ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, लेकिन आपके अंदर का जो कोर्स है ना, आपके अंदर अंतरात्मा से पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो दृढ़ संकल्प सबसे पहली शर्त है। दृढ़ संकल्पित होकर अगर फोकस्ड रहेंगे, अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ध्यान रखिए कि जब अपना चेहरा आप सूरज की तरफ करते हैं ना, तो परछाई भी आपके पीछे हो जाती है, तो सफलता आपके पीछे भागेगी। बस आपको करना क्या है, अपना जो चेहरा है वो सूरज की तरफ करना है। सूरज का मतलब कि ताप की तरफ करना है, ताप का मतलब मेहनत करना है, और मेहनत आपको किस तरीके से करना है, तो सही रणनीति से। तो पहला प्रयास कितना महत्वपूर्ण है, आपके एनर्जी लेवल को देखते हुए, आपकी सुनियोजित तैयारी को देखते हुए अगर ठीक ढंग से प्रयास किया जाए तो इसको टेस्टिंग में बिल्कुल मत दीजिए, ये मेरी सलाह है। पहला प्रयास भले ही अटेम्प्ट न लेके अगला लीजिए, लेकिन पूरी तैयारी की, पूरी प्रक्रिया को अपनाने के साथ आप लीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। और बहुत आसान होता है, कोई कहे कि बहुत टफ एग्जाम है, नहीं होता है। टफ ये है, इस एग्जाम की प्रक्रिया में अपने आप को अनुशासित बना के रखना टफ है। जो इंसान ये काम कर लिया, जो अभ्यर्थी ये काम कर लिया, अपने आप को अनुशासित बना के रख लिया, वो निश्चित सफल होगा। देखिए, तो ये काम इसलिए इंपॉर्टेंट है पहला प्रयास, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, आपको गलतियां कर करके नहीं सीखना है, बल्कि यहां पर जो चीज बताई जा रही है उसको फॉलो करके पहला अटेम्प्ट लेंगे। निश्चित तौर पे आप फोन करके मुझे बताएंगे कि सर हमने ये चीज फॉलो की, हमें इसका लाभ मिला। और अगर सफलता पूरी तरह से नहीं मिली तो सफलता के करीब आप दस्तक देते हुए जरूर दिखाई देंगे। वो कहते हैं ना कि मेहनतें तो कभी बेकार नहीं जाती, मंजिलें नहीं तो कम से कम फासले तो कम हो जाते हैं। तो वो फासले कम होंगे और निश्चित रूप से अगली बार जो अंतिम चोट करेंगे उसमें आप एक बेहतर पद लेके अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि बेसिक्स पर काम करना है। बेसिक्स पर काम करने से पहले सबसे पहले सिलेबस जो है, उस सिलेबस को हमको क्या करना है, सामने लगा देना है। उस सिलेबस को लगाने के बाद हमको क्या करना है, उस सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। और इन टुकड़ों में डिवाइड करने के साथ साथ अगर हमारे पास 12 महीने से लेकर 15 महीने का समय है, उन समय को भी हमको टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। अब हर समय के हिस्से में हर टुकड़े की हिस्सेदारी होगी, यानी कि आपको ये डिवाइड कर देना है कि कितने समय में किस चीज को पढ़ना है। जब पहली बार हम तैयारी करते हैं तो हम बेसिक्स पे काम करते हैं, यानी कि बेसिक्स तैयार होगा तो हमारी तैयारी मेंस की भी होगी। अब देखिए, जब भी हम सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो उसको शुरुआत में हम जब पढ़ेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए कि समय ज्यादा है, 1 साल का समय है, कंप्लीट 1 साल का समय है, 15 महीना है तो और एक्स्ट्रा है, उसी हिसाब से डिवीजन भी होगा। तो हमको किन चीज पर काम करना होता है, एक तो हम कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स पर हमको क्या करना है, हमको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको कुछ प्राइमरी सोर्सेस को पढ़ना होगा। जैसे इसके लिए हम चाहें तो जो मेन हमारे सेगमेंट होते हैं, तो एनसीईआरटी का जो कोर्स होता है वो बेटर कोर्स होता है। तो एनसीईआरटी चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और साथ साथ आपका साइंस हो, ठीक है ना, इकोनॉमी हुआ, इसकी बेसिक समझ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो अवधारणाएं हैं वो क्लियर होनी चाहिए, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। अगर आप मूल अधिकार, मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मूल कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए। हिस्ट्री में आपको क्रोनोग्राफी क्लियर होनी चाहिए, कालक्रम का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता है कि प्री हिस्टोरिक काल से उसके बाद आगे बढ़ने वाले समय में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो कहानी की तरह आपके सामने जब सारी चीजें तैर जाएंगी, इसका मतलब आपको पूरे सिलेबस की एक बेसिक समझ हो जाएगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स पर जब आप एनसीईआरटी जैसे प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ने के बाद अपना कमांड बना लेते हैं, तो दूसरा रोल आता है आपको मेहनत करने के लिए। ये पार्ट चूंकि मेंस का होता है, ठीक। तो मेंस के साथ साथ
प्रीलिम्स में भी जब अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं तो वहां पर आपको यही बेसिक सेंस काम आएगा। दूसरा चीज होता है, दूसरा सेगमेंट होता है जिसमें हम फैक्ट्स पर काम करते हैं। तो ये फैक्ट्स का जो रोल होता है वो पूरी तरह से किसमें होता है, तो वो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में होता है। ठीक, तो प्री में हमको फैक्ट्स काम आएंगे, तो फैक्ट्स पर दूसरा मेहनत करना है। तीसरा सेगमेंट जो आता है जिसको हमने कहा कि इग्नोर नहीं करना है, वो है आपका पीवाईक्यूज। यानी कि पीवाईक्यूज को साथ साथ लेकर चलने से हम टू द पॉइंट रहते हैं, हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक जो हमारा हम कह सकते हैं दबाव है प्रश्नों का वो कम होता रहता है। शुरू से हमको प्रश्नों के साथ हम कह सकते हैं एक्सरसाइज करने की हमको आदत पड़ जाती है, और साथ साथ प्रश्न हमको अपनी जो मूल टॉपिक होता है उस टॉपिक से भटकने नहीं देते हैं। तो पीवाईक्यूज को भी हमको चैप्टर्स के साथ लेकर चलना है, रोज मत हैंडल करिए, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि एक टॉपिक जब खत्म होता है तो उसके पीवाईक्यूज को उसी समय आप लगा लें। ठीक, इसके बाद चौथी जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि आपके पास समय है, आप एक ऐसी प्रक्रिया के हिस्सेदार बन रहे हैं जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, 1 साल तक आपको तैयारी करनी है, तो साथ साथ आप अभ्यास करेंगे आंसर राइटिंग का भी। अगर आप आंसर राइटिंग का अभ्यास करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि कभी आप बैठे कोई टॉपिक पढ़े, अब आपको 2-4 महीना जब आप मेन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ डेवलप होने लगेगी। और जब आप जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप निकालेंगे, तो मेंस के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट में मान लीजिए हमने मूल अधिकार पढ़ा है, तो मूल अधिकार में जो 5-6 हमारे पास पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। ठीक, और पॉइंट्स को नोट करने के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास वो बिंदु हो जाते हैं जिन बिंदुओं को याद करने से, वो बिंदु अगर मुझे याद हो गए, पॉइंट्स याद हो गए, तो उसके बाद उसके अंदर की व्याख्या हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि उस पे बेसिक समझ हमारी डेवलप हो चुकी है। इसी तरह से ये काम जब हो जाएगा, फैक्ट्स भी आपका रिच हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक कॉपी बनाई है, एक नोट्स बनाया है, तो इधर आपको क्या काम करना है, इधर आपने पॉइंट्स लिखे हैं यानी कि मेंस के लिए आपने तैयारी की है, और इस पेज पे आपने फैक्ट्स लिखे हैं यानी कि उसको कंसाइज कर दिया है। ठीक, यानी कि कम में कर दिया है। तो दूसरा जो चीज होता है वो ये होता है कि उसको कम में करना है, वो अगला प्रोसेस है, उस पर बात करेंगे। तो पीवाईक्यूज को शुरुआत से साथ रखना है, आपको सिलेबस को आपको पूरा देख लेना है, टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उस पर आपने काम कर लिया। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल उठता है कि काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो 3 से 4 महीना अगर आप दे दिए, 3 महीना वैसे सफिशियंट होता है, लेकिन सारे सेगमेंट को मिलाकर अगर आप तैयारी शुरू करें, आपके पास 1.5 साल का समय, तो आप 4 महीने भी दे सकते हैं। 4 महीने में आपने बेसिक जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर हर सेगमेंट को आपने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब इसको दिनों में डिवाइड आप अपने हिसाब से कर लेंगे, जितने घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, आप हो सकता है और जल्दी इसको कवर कर लें, हो सकता है कि 10-12 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो वो आपके ऊपर है, आपके टाइम के ऊपर है, किस तरीके से आप उसको टैकल करते हैं, कितनी आप रोज मेहनत करते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, इसको 3 से 4 महीने में एक स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करते हुए, प्राइमरी सोर्स को फॉलो करते हुए, या स्टैंडर्ड्स जो भी सोर्स आपके पास है, कुछ बेसिक बुक और एनसीईआरटी के साथ, इस बेसिक को पहले पढ़ लेना है। अब यहां से आपने पहला स्टेप जो है वो क्रॉस कर लिया। इसके बाद दूसरे चरण में आते हैं, सेकंड स्टेप में आते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो सेकंड स्टेप पे हमको क्या करना है कि दूसरे चरण में उसको कंसोलिडेट करना है, यानी कि उस पूरे चीज को जो हमने पढ़ा है, अभी उसका आकार क्या है, अभी उसका आकार इतना बड़ा है, अब उसको हमको सेकंड जब हम स्टेज में तैयारी करते हैं तो उसके आकार को आधे से भी कम में ले आते हैं। यानी कि हर चैप्टर का अगर 30-35 पेज का चैप्टर है तो 3 से 4 पेज का हमारे पास एक नोट्स हो जाना चाहिए, यानी कि उसके सारे मेन फैक्ट्स हमारे पास शॉर्ट में आ गए, और उसके कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं जो मेंस में हमें काम आते हैं उसको भी शॉर्ट में कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, 30-35 पेज के चैप्टर को हमने मैक्सिमम 5 पेज के अंदर समेटने का काम कर लिया, जिसमें कि कोई भी फैक्ट नहीं छूटा है, कोई भी उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स नहीं छूटे हैं। ये काम करना है हमको सेकंड फेज में। और सेकंड फेज में कितना समय लगेगा, तो ये मान के चलिए कि 4 महीने आपने यहां दिया, 2 महीने का टाइम आपको लग जाएगा सेकंड फेज में। ठीक, तो 6 महीने में आपने क्या कर लिया, अपने सिलेबस के ऊपर इतना आत्मविश्वास आपको हासिल हो जाएगा कि अब आपको अगले फेज में प्रवेश करना है। अगला फेज जो आपका आएगा, चूंकि आपका पहला अटेम्प्ट है तो उसके लिए अभी भी आपके हाथ में 6 महीने बचे हैं। अब इस 6 महीने का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो यहां से अब प्री ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। चूंकि आप पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हैं तो प्री पर आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करना होगा। तो प्री ओरिएंटेड पूरी तरह से आप तीसरे चरण में जाकर होंगे, और 6 महीने का जो समय होगा यहां पर आप पिछला जो आपका कंसोलिडेटेड फॉर्म है, यानी कि कम में किया हुआ, समेटा हुआ, आपके द्वारा की गई जो मेहनत है कम में सिमट गई है, उसका आप 50% टाइम किस में देंगे, 50% टाइम देंगे उसके रिवीजन में, और उसके बाद
30% जो टाइम आपका बच रहा है उसमें आप क्या करेंगे, तो 50% टाइम रिवीजन किया, 30% टाइम में टेस्ट और पीवाईक्यूज पे आप लगा देंगे। तो यानी कि टेस्ट आप यहां पर देंगे और साथ साथ पीवाईक्यूज पर यहां पर जोर देंगे। ये आपका हो जाएगा 30%। अभी बचा 20%। तो यहां से इस 20% में हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्री ओरिएंटेड तैयारी हमारी कौन सी होगी, थर्ड फेज की होगी। तो इस तरीके से ये आपकी तैयारी होगी। अब हम जब प्रीलिम्स पे भी इसको भी अलग से कवर करते हैं कि प्रीलिम्स में कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो आपको उसके लिए वीडियो हमारे मिल जाएंगे, इसी चैनल पर मिल जाएगा पिछला वीडियो कि हमारे पास अगर 150 दिन है तो हम कैसे उसको हैंडल करें, 125 दिन है तो कैसे हैंडल करें। तो उसमें जैसे जैसे प्री करीब आता जाता है वैसे वैसे हमारी जो वरीयता है बदलती जाती है। यानी कि जब प्री एकदम करीब आता है तो करंट अफेयर्स को तो थोड़ा हम ज्यादा फोकस कर देते हैं, क्योंकि तब तक हमारे पास पूरे साल के करंट अफेयर्स जो कलेक्टिव फॉर्म में है वो आ जाता है, तो उस पर हम फोकस करते हैं। कुल मिला के ये 3 चरण जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको इस तरह तरीके से हैंडल करना है। अब आपके मन में एक सवाल और होता है कि ये जो है इसमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए। तो नोट्स ऐसे ही बनाना चाहिए कि नोट्स में आपके क्या क्या आ जाए, यानी कि आपके द्वारा जो फैक्ट्स हैं उस नोट्स में आ जाए, कम में आ जाए, पॉइंट भी आ जाए, पॉइंटर भी आ जाए, ठीक, तो पॉइंट भी आ जाए। नोट्स में आपके क्या क्या होने चाहिए, फैक्ट्स भी होने चाहिए, पॉइंट भी होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो डाटा है वो भी आना चाहिए, ताकि मेंस में अगर लिखना हो तो वो डाटा आपके पास अद्यतन डाटा होना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो वो रिपोर्ट्स भी आपकी उसमें मेंशन कर लीजिए कि उसके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको याद रहेगा। तो उसका इस्तेमाल आप अपने इंटरव्यू में, अपने मेंस में, अपने प्रीलिम्स में भी उससे सवाल बनता है तो वहां भी हो जाएगा कवर। और साथ साथ कुछ डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट आते हैं तो उसको भी आप अपडेट रहेंगे। तो जब भी आप मेंस लिखेंगे तो आप नए डिसीजंस, नई रिपोर्ट्स, नए डाटा जब प्रस्तुत करते हैं तो आप बाकी औसत विद्यार्थियों से आपका जो आंसर राइटिंग होगी वो ज्यादा प्रभावशाली होगी, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है, यूपी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर भी आपको पूरे साल काम करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूपी स्पेशल जो है उसको आपको पूरे साल उस पर ध्यान बना कर रखना है। हम क्या करते हैं कि जब हम एकदम एग्जाम करीब आता है तो खोजने लगते हैं ऐसी बुक मिल जाए जिसमें यूपी स्पेशल एक जगह रेडीमेड मिल जाए, तो ये कभी नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो वो उतने तरीके बेहतर तरीके से अपडेट नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप सीरियस हैं कि 27 में हमको प्रीलिम्स देना है तो इस 15 महीने के पूरे यूपी से संबंधित जो न्यूज आती है उस पर पकड़ बना के रखिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हम अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में यूपी स्पेशल की सारी खबरों को कवर करते हैं। तो इन चीजों पर वो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा। तो इस तरह की चीजों पर आपको एक लंबी प्रक्रिया में पूरे साल भर कम से कम उस पर आपको पकड़ बना के रखना होगा। फिर अब बात आता है पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके नोट्स में होने चाहिए। यूपी स्पेशल भी आपने उसमें कुछ कुछ पेज यूपी स्पेशल मिला, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें यूपी स्पेशल अगर हिस्ट्री से रिलेटेड मिला तो उसमें आपने ऐड कर लिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड मिला तो उसमें कर लिया। तो इस तरह से यूपी स्पेशल के लिए अलग से जो आपका एफर्ट है वो नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ आप कह सकते हैं पीवाईक्यूज जब आप हल करते हैं तो बहुत सी उसकी व्याख्याओं में ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो कि सामान्य रूप से किताबों में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन पॉइंट्स को भी इसमें शामिल करते चलना है। तो ये आपका जो नोट्स बनेगा, ये नोट्स आपके प्री मेंस दोनों में काम आएगा। यानी कि एक तरफ हम कह सकते हैं कि उसके मेंस से संबंधित रहेगा एक साइड के पेज पे, और दूसरे साइड में फैक्ट्स रहेंगे। वो तमाम फैक्ट्स एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे जो कि किताबों के आपने नोट कर रखे हैं, जो पीवाईक्यूज हल करते समय नोट कर रखे हैं, या जो नई जो करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित निकले हुए नोट्स भी वहां पर हैं। तो एक जगह आपको सारी चीज मिलेगी। उसका फायदा आपको कब मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा जब आप रिवीजन के चरण में, तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, वहां पर मिलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज रिवीजन ही होता है। साथ साथ एक टॉपिक जो है, यानी कि आपका 2 से 4 पेज में जब आएगा तो आपका रिवीजन मटेरियल तैयार हो गया, और उस रिवीजन मटेरियल को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने समय में कवर कर सकते हैं सिलेबस को, तो अगर 1 साल का आपके पास समय है तो ये समझ लीजिए कि 1 ईयर का जो समय बड़ा मोर देन सफिशियंट है। बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। और इस बेहतर तरीके से तैयारी के बाद जब आप कूदेंगे एग्जामिनेशन में तो सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। साथ साथ एक बात और, किन गलतियों से बचना है इस पर भी ध्यान देना है। कौन कौन गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए, जब गलतियों की बात आती है, सामान्य रूप से हर अभ्यर्थी जब इस फील्ड में तैयारी करने घुसता है तो वो अमूमन क्या करता है, उसको लगता है कि दुनिया में हमसे समझदार कोई है ही नहीं। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता है, मैं तो एकदम बहुत, मतलब वो अनुभवों से सीखने की कोशिश नहीं करता है। देखिए, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो नहीं करनी है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका तरीका अनोखा हो, लेकिन बेसिक्स किसी भी तैयारी का नहीं बदलता है।
जैसे कुछ गलतियों में जो नहीं करना है, सबसे पहली गलती ये है कि हम क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे सोर्सेज के पीछे भागते हैं। तो आपको सोर्सेज का जो भटकाव है ना, उस भटकाव को नहीं रखना है। आपको जो भी स्रोत आप इस्तेमाल करेंगे, वो अगर आपने चुनाव कर लिया, एक प्राइमरी सोर्स हो गया, बेसिक्स पढ़ने के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, और एक स्टैंडर्ड बुक आप जो भी फॉलो करेंगे वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको, हमें नहीं लगता है कि बहुत सारी किताबों के पीछे भटकना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप मेहनत करते हैं, किताब को पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसके पॉइंट्स नोट करते हैं, कोई बहुत जानकार आ गया, किसी और किताब को पढ़ के सफल हुआ, तो वो बता देगा ये किताब बहुत अच्छी है, फिर आप शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी बुक पे, फिर उससे उतनी या उससे ही ज्यादा मेहनत आप फिर दूसरी बुक पर करते हैं। तो अलग अलग गड्ढे खोदने से अच्छा है एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो वहां पर आपको पानी मिलेगा। तो यहां पर सोर्सेस का भटकाव आप बंद कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड सोर्स का चुनाव कीजिए। हर सोर्स को हर बल्ले से शतक लगाया जा सकता है, बशर्ते कि बल्ले में स्ट्रोक होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा बल्ला चुन लीजिए जिसमें स्ट्रोक है, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स है, उसके बाद आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, दूसरा चीज पीवाईक्यूज होना चाहिए और टेस्ट लगाना चाहिए। तो प्राइमरी सोर्स को पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यूज को हैंडल करिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए। इस प्रक्रिया को अपनाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा यह, कुछ अभ्यर्थी ये करते हैं कि पूरे साल करंट में डूबे रहते हैं, उनको लगता है करंट ही पूरा संसार है। अरे भाई, करंट इस पूरे सिलेबस का एक पार्ट है। आपको पढ़ते वक्त करंट ये जरूर लगता है कि वाह बड़ा आनंद आ रहा है, अब लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, उस फीलिंग से बचिए, क्योंकि वो एक पार्ट है, उस पार्ट का अपना एक रोल है, 20-25 सवाल का रोल है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि पूरा करंट ही आपका कवर कर लेगा। तो करंट अफेयर्स में पूरे साल पूरी तरह से पूरा समय डूबे रहने से बेटर है कि इसको आपको कैसे कैसे इस पर टाइम बढ़ाना है। शुरुआत जब आप करते हैं तो 1 घंटा बहुत होता है, 1 से 1.5 घंटा अगर आप करंट पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स जब करीब आता है तो हम करंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद जब लास्ट का 1 महीना होता है तो जितना पढ़ते हैं उसका हम 50% टाइम करंट में ही दे देते हैं। तो चरण दर चरण हमको करंट को कैसे टैकल करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर कुछ लोग ये कहते हैं पढ़ते वक्त कि रिवीजन हम बाद में कर लेंगे, अभी क्या करते हैं, पढ़ते चलते हैं। तो वही है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को रटा सुबह तक सफा। तो ये होता, ये हिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए कहा जरूर गया है, लेकिन ये सब पे लागू होता है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, फिर आपने पढ़ते 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 आप निकल गए एक छोर से दूसरे छोर पर, पिछला जो है वो सफा हो गया, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पर डे आपके रिवीजन के लिए एक पार्ट होना चाहिए, पर वीक आपके रिवीजन के लिए एक पार्ट होना चाहिए, और उसके बाद आपको मंथ में भी आपको रिवीजन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो पर डे, पर वीक और पर मंथ आपको रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के आप इस सफलता की नैया पर सवार नहीं हो पाएंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं रिवीजन करिए, रिवीजन ही आपको माइनस मार्किंग में आगे बढ़ाएगा। और प्रीलिम्स अगर बाधा बनी तो ये मान के चलिए कि पंचवर्षीय योजना से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उस पंचवर्षीय योजना का पार्ट नहीं बनना है। पहली बार युद्ध भूमि में उतरिए, हथियार उपयुक्त चयन कीजिए, उसमें धार दीजिए, और उसके बाद उस शस्त्र की कुशलता सीखिए। युद्ध को जीतने से कोई नहीं रोकेगा, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। उसके बाद जो पेपर लगाने की बात होती है, इसको भी कई लोग अवॉइड कर जाते हैं। तो पेपर लगाने से आपको क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना है वो कला भी आप सीख लेते हैं। कई बार आपको उत्तर नहीं पता होता है, लेकिन 3 विकल्प को आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो चौथा अपने आप सामने आता है। तो आपको ये जो पीवाईक्यूज लगाते हैं या प्रश्न पत्र हल करते हैं, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है, कुछ अन्य फैक्ट भी रिच हो जाते हैं। तो पेपर आपको जो है ना, इसको लगाना है, इसके बहुत फायदे होते हैं, ठीक। और साथ साथ आपको पांचवी चीज ये है कि यूपी स्पेशल के लिए अलग से नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। इस चीज से बचने की कोशिश करिए, वो तो आप करेंगे ही लास्ट टाइम पे जाकर। लेकिन अगर पूरे साल आप इस पर नजर बनाए रखेंगे, आप जुड़ सकते हैं हमारे डीसीए प्रोग्राम में, डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू। हम पीसीएस चैनल पर लेकर आते हैं अपने इसी चैनल पर, तो उससे जुड़िए। लाइव सेशन होता है, उसमें हम यूपी की खबरों को विशेष तौर पर छोड़ते नहीं है, तो उस पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। साथ साथ आपको करना यह है कि ये तो आपको एक पूरे 12 महीने का आपको पैकेज बताया गया, साथ साथ आपको डेली की भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि डेली आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस डेली की पढ़ाई में आप कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इस 10-8 घंटे में आपका डिवीजन होना चाहिए कि आप स्टैटिक पोर्शन पर कितना पढ़ रहे हैं, ठीक। स्टैटिक पोर्शन के बाद आप दूसरा दूसरा अगर कोई पोर्शन है, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा पोर्शन है, तो उस पर कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक। इसके अलावा आप करंट को कितना टाइम दे रहे हैं, रिवीजन को कितना टाइम दे रहे हैं, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। तो डेली की स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट होती है। अब क्यों सिलेक्शन रुकता है? सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि आपके पास जानकारी तो बहुत है, लोग कहते हैं अरे भैया है उनसे बात करिए, लगता है फलाने दीदी हैं इतनी जानकारी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जानकारी बहुत है,
लेकिन आपने क्या गलती की, आपने जानकारी ज्यादा होने के बाद भी आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन की वजह से क्या हुआ कि कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन की वजह से 2-4 सवाल आसान गलत हुए और आसान सवाल ही आपको कंपटीशन से बाहर करते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और प्रश्नों का अभ्यास आप जितना ज्यादा करेंगे इस परीक्षा में, उतना ज्यादा आपको अपने पूरे के पूरे सिलेबस पर कमांड होगा। अपने पूरे सिलेबस पर जिसको कमांड होगा उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और हो सकता है कि एक बार आपसे गलतियां हो, लेकिन गलतियां इस बात का प्रमाण होती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार लौटिए तो वो कहते हैं ना कि अब की लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, दूसरी बार लौटिए तो अंतिम सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लौटिए। तो ये अगर आप चीजें करेंगे तो ध्यान रखिए, वो कहा जाता है कि भविष्य उन्हीं का है जो कि अपने सपनों की सुंदरता पर यकीन रखते हैं। तो आपने सुंदर सपना देखा है, बस आपको करना क्या है कि आप कोशिश जो कर रहे हैं उस कोशिश को पूरी ईमानदारी से करिए, एक बेहतर प्लान के साथ करिए। बाकी हर कदम पे हम आपके साथ हैं, हम आपकी सारी समस्याओं के लिए हाजिर हैं। हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो हमारे प्रोग्राम से भी जुड़े रहिए और साथ साथ आपको इन सारे पैकेजेस के साथ हम उपलब्ध कराते हैं अपने यूपी पीसीएस का फाउंडेशन बैच भी। अगर आपको लगता है कि आप इतनी सारी चीजों को लगातार मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, आप में और भी सारी चीजें आपको कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपके साथ है। आप सामान्य अध्ययन को क्लासरूम के लाइव क्लास के माध्यम से यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच से आप जुड़ जाइए। इसमें आप 25 अगस्त से हमारा बैच शुरू भी हो रहा है और इसमें इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से आपके साथ हम साझा करते हैं, जिसमें कि हमारी जो दृष्टि संस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की अध्यापन की जो टीम है वो आपके लिए 600 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। 3 साल तक, 3 वर्षों तक इसकी इस वैधता रहेगी। साथ साथ कक्षाओं में जो कॉन्सेप्ट हैं उसको, उत्तर लेखन आपका कितना बेटर हो सकता है, आंसर राइटिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए, उस पर भी बल दिया जाता है। पुरानी जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और भविष्य में कैसे संभावित प्रश्न होते हैं, उनके लिए तमाम एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको टैकल करते हैं। अधिकांश कक्षाएं लाइव मोड में आयोजित होंगी, हालांकि कुछ कक्षाएं रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेंगी, जैसे कि विकास सर की आपकी जो एथिक्स की क्लासेस होती हैं आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। प्रत्येक कक्षा के साथ आपको जो डाउट क्लियर है वो भी किया जाता है। तो डाउट क्लियर के लिए हमारी विशेष व्यवस्था है। आप हमारे यहाँ जो भी आपके प्रश्न होते हैं व्हाट्सएप से भेजेंगे तो अध्यापक अगले दिन लाइव क्लास में उस पर चर्चा भी करते हैं। तो हमारे साथ ये है कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आप बेहतर करें। और जो लोग 2027 के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर खुद भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आपके पास विकल्प है। लेकिन इस तैयारी में क्या होना चाहिए, तो ईमानदारी होना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये सपना जो आपने देखा है ये हकीकत में बदलेगा। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दृढ़ संकल्प, आपका बहाया हुआ पसीना, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अनुशासन और आपका फोकस आपको सफलता की मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। अंत में यही करेंगे कि लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ध्यान रखिए 16 अगस्त तक हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आप लाभ उठा सकते हैं 50% तक का। तो कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।